गजा की तबाही सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब वहां ज़मीन के नीचे, मलबों के अंदर और हर गली और मोहल्ले में मौत छिपी बैठी है। संयुक्त राष्ट्र ने खौफनाक चेतावनी दे दी है कि जंग से तबाह गजा स्ट्रिप अब अनफटे हुए बमों, गोलों और विस्फोटक हथियारों से पूरी तरह भर चुका है, जो आने वाले कई दशकों तक लोगों की जान ले सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस माइन एक्शन सर्विस के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक 1000 से ज़्यादा लोग सीधे लड़ाई से नहीं, बल्कि युद्ध के बचे हुए विस्फोटों से मारे जा चुके हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। सबसे दर्दनाक असर बच्चों पर पड़ा है। सेव द चिल्ड्रन यूके की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में हर महीने औसतन 475 बच्चे ऐसे घायल हुए जिनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई है, जिनमें हाथ पैर टूटने जैसे मामले शामिल हैं। आज गजा दुनिया में सबसे ज़्यादा बाल अंग भंग पीड़ित बच्चों वाला इलाका बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने अब तक 1000 से ज़्यादा विस्फोटक वस्तुएं खोजी हैं, और गजा के छोटे से इलाके को देखें तो लगभग हर 600 मीटर पर एक खतरनाक विस्फोटक मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ वो हैं जो मिल चुके हैं। असली खतरा इससे कहीं बड़ा बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि हमने अभी समस्या की सतह को भी नहीं छुआ है। पहले ही दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में शामिल गजा में अब हालात और बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। युद्ध के कारण रहने की जगह आधी रह गई है और आबादी का दबाव 2 गुना हो गया है। ऐसे में जहां लोग टेंटों में रह रहे हैं, वहीं उन्हीं टेंटों के अंदर बम मिलने के मामले सामने आए हैं। सोचिए, जहां बच्चे सो रहे हों वहीं नीचे मौत दबी हो। राहत सामग्री ले जाने वाले काफिले भी हर पल धमाके के खतरे में गुजर रहे हैं, और दोबारा गजा को बनाने का काम शुरू होने से पहले ही रुक गया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगर सभी इजाज़तें मिल जाएं और ज़रूरी मशीनें पहुंच जाएं तो सिर्फ इन विस्फोटकों को हटाने में करीब 541 मिलियन डॉलर लग सकते हैं। लेकिन जानकारों का कहना है कि मलबे के पहाड़ों में दबे इन हथियारों का पूरा सर्वे करना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि जैसे आज भी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बम ब्रिटेन में निर्माण कार्यों के दौरान मिलते रहते हैं, वैसे ही गजा में भी दशकों तक ये खतरा बना रह सकता है। यानी गजा की जंग खत्म भी हो जाए तब भी वहां मौत का साया बहुत लंबे समय तक मंडराता रहेगा। गजा से एक बार फिर दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मातम, चीखें और बिखरे हुए सपने पूरी दुनिया को झकझोर रहे हैं। फिलिस्तीनियों ने शनिवार को एक गर्भवती महिला को सुपुर्द खाक किया है, जो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी, लेकिन इजरायली हमले ने उसके जन्म से पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया। उसके साथ उसके 2 मासूम बच्चे भी मारे गए। गजा में शुक्रवार को कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें उत्तरी गजा के बैत लहिया में रहने वाली इस्लाम अल तनानी और उनके बच्चे भी इसमें शामिल थे। उनके पति खालिद अल तनाती ने रोते हुए बताया कि पहला गोला गिरा तो सब जिंदा थे और एक दूसरे को आवाज़ दे रहे थे, लेकिन फिर दूसरा, तीसरा और चौथा हमला लगातार हुआ और घर के अंदर से आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। जब वे अंदर पहुंचे तो उनकी पत्नी शहीद पड़ी हुई थी। बेटा हमजा और बेटी नाया अपनी मां की गोद में दम तोड़ चुके थे। बच्चों की उम्र सिर्फ 4 और 13 साल थी। हमजा का 13 साल का जुड़वा भाई बच गया, साथ ही परिवार का एक और बच्चा भी जिंदा है। खालिद ने बताया है कि कुछ ही दिन पहले वे आने वाले जुड़वा बच्चों के लिए कपड़े और सामान खरीदने की बात कर रहे थे, लेकिन अब घर में सिर्फ सन्नाटा बचा हुआ है। शनिवार को जब जनाजे उठे तो परिवारों की चीखें हर दिल को तोड़ रही थी। रोते हुए कह रही थी, हमजा तुम मेरी रूह साथ ले गए, तुमने मुझे तोड़ दिया। उधर दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में भी 8 लोग अब मारे गए हैं, जिनमें 4 पुलिसकर्मी शामिल थे। स्थानीय अस्पताल के मुताबिक इजराइल ने एक पुलिस वाहन को निशाना बनाया। इजरायली सेना का कहना है कि उसने उन लोगों को निशाना बनाया है जो उसके सैनिकों के लिए खतरा थे, और नागरिकों को चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। हालांकि भारी लड़ाई कम हो चुकी है, मगर 10 अक्टूबर से लागू युद्ध विराम बार बार टूटता दिख रहा है। गजा के लोगों का कहना है कि नाम का सीज़फायर है, लेकिन मौत का सिलसिला रुका हुआ नहीं है। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 6 महीनों में युद्ध विराम के दौरान भी 790 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। कुल मिलाकर 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 72,300 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौतें हो चुकी हैं।
ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि हजारों उजड़े हुए घर, अधूरे सपने और टूटे परिवारों की कहानी है। लेबनान इस वक्त सिर्फ इजराइल के साथ जंग नहीं लड़ रहा है बल्कि अपने ही अंदर दो रास्तों की लड़ाई में फंस चुका है। एक तरफ हिजबुल्लाह है जो ये कह रहा है कि हथियार डालना नहीं बल्कि मुकाबला जारी रखना है। दूसरी तरफ लेबनान की सरकारी क़ियादत है जो सीधे इजराइल से बातचीत का रास्ता चुन रही है। यही टकराव अब पूरे मुल्क के भविष्य का फैसला कर सकता है। 16 अप्रैल से लागू 10 दिन के सीज़फायर के बावजूद इजरायली फ़ौजों ने हमले नहीं रोके हैं, जबकि हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 24 घंटे में 37 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं और इसमें 2 लोग मारे गए हैं, यानी इजरायली फ़ौजी। इजराइल ने एक तथाकथित येलो लाइन खींच दी है जो बेका वैली से समुद्री तट तक जाती है और लेबनान के करीब 55 इलाकों और उसके आसपास के जो गांव हैं उनको अपने घेरे में लेती है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा रही है, जहां बुलडोजरों से पूरे मोहल्ले गिराए जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में धमाकों और अनियंत्रित विस्फोटों की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही हैं, जिससे डर का माहौल बन गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हिजबुल्लाह और लेबनानी सेना दोनों ने लोगों से कहा है कि जो लोग घर लौटे हैं वे सामान देखकर दोबारा सुरक्षित इलाकों की तरफ निकल जाएं। दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा जारी सीज़फायर दस्तावेज पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उसमें इजराइल को आत्मरक्षा के नाम पर कभी भी कार्रवाई का अधिकार दिया गया है, लेकिन लेबनान के अधिकार का जिक्र तक नहीं है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और प्रधानमंत्री नवाब सलीम अब खुलकर अमेरिका समर्थित लाइन पर चलते दिख रहे हैं और हिजबुल्लाह पर दबाव और बढ़ा रहे हैं। मार्च में सरकार ने आपात बैठक में हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इसके जवाब में हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनानी संविधान और ताइफ समझौते के मुताबिक इजराइल दुश्मन है, इसलिए उससे सीधी बातचीत ही गैर कानूनी है। हिजबुल्लाह अपने जन समर्थन पर भी जोर दे रहा है क्योंकि 2022 चुनावों में उसके उम्मीदवारों को 3,70,000 वोट मिले थे। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने साफ कहा है कि लेबनान को ज़ायोनी सत्ता के सामने झुकाया नहीं जाएगा और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इजरायली सेना कब्जे वाले इलाकों से नहीं निकलती है, कैदी रिहा नहीं होते हैं और विस्थापित लोग वापस नहीं लौटते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लेबनान की सरकार सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। अगर ऐसा हुआ तो हालात बेहद ख़तरनाक मोड़ ले सकते हैं क्योंकि सेना के अंदर ही बड़ी संख्या में शिया समुदाय हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय लेबनान 2 खेमों में बंट चुका है। एक पक्ष प्रतिरोध चाहता है तो दूसरा पश्चिमी खेमे में शामिल होना चाहता है। फिलहाल गृहयुद्ध की संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन सियासी तनाव, सड़क पर गुस्सा और अंदरूनी टकराव का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यानी लेबनान की जंग सिर्फ सीमा पर ही नहीं, अब राजधानी के फैसलों और जनता के दिलों में भी लड़ी जा रही है। मिडल ईस्ट में एक नया तूफान उठता दिखाई दे रहा है और अगर ये टकराव बढ़ा तो पूरी दुनिया उसकी गूंज सुन सकती है। तुर्की और इजराइल के बीच बयानबाजी अब सिर्फ अल्फाजों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे हैं जब डिप्लोमेटिक रिश्ते टूटने और बड़े टकराव की आशंका खुलकर अब सामने आने लगी है। ताज़ा विवाद तब भड़का जब इस्तांबुल के मुख्य अभियोजन कार्यालय ने बेंजामिन नेतन्याहू समेत 35 लोगों पर पिछले साल इंटरनेशनल वाटर्स में ग्लोबल समुद्र फ्लोटिलिया पर हमलों को लेकर मुकदमा दायर किया और लंबी जेल सज़ा की मांग की है। इसे बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधी चुनौती माना है, खासकर ऐसे समय में जब चुनावी साल में ईरान के साथ अमेरिकी सीज़फायर ने उनकी लोकप्रियता को झटका दिया है। जवाब में नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर रेसिप तैयब एर्दोगन पर अपने ही नागरिकों खासकर कुर्दों पर अत्याचार का आरोप लगाया है। इसके बाद पूर्वी इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी मैदान में उतर रहे हैं और तुर्की को नया ईरान बताते हुए चेतावनी दे दी कि ईरान के बाद अगला निशाना तुर्की भी हो सकता है। यही बयान अब डर पैदा कर रहा है क्योंकि दोनों देश टकराव की राह पर बढ़ सकते हैं। अगर तुर्की ने बड़ा कदम उठाते हुए अज़रबैजान से आने वाली बाकू तिब्लिसी ज़ेहान पाइपलाइन रोक दी तो इजराइल की ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि बताया ये जाता है कि इजराइल के लगभग 50% तेल की ज़रूरत इसी रास्ते से पूरी होती है। अगर ये वाल्व बंद हुआ
तो तेल बाजार में भूचाल आ सकता है, कीमतें उछल सकती हैं और इसराइल को खुले बाजार से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। दूसरा बड़ा हथियार तुर्की का एयर स्पेस है। अगर तुर्की ने इजरायली विमानों के लिए अपना आसमान बंद कर दिया तो उड़ानों के रास्ते लंबे होंगे, ईंधन खर्च बढ़ेगा, टिकटें महंगी होंगी और कई रूट प्रभावित हो सकते हैं। रूस, अजरबैजान और यूरोप जाने वाली उड़ानों पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि इजराइल के पास सऊदी अरब और दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। व्यापार के मोर्चों पर भी दोनों देशों के रिश्ते पहले ही कमजोर हो चुके हैं। मार्च 2024 से तुर्की ने व्यापार प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन कुछ सामान तीसरे देशों के जरिए अब भी पहुंच रहा है। तुर्की को एहसास है कि सिर्फ आर्थिक दबाव काफ़ी नहीं होगा, इसलिए वे अब नेटो देशों से करीबी बढ़ा रहा है और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट जैसे देशों के साथ तालमेल मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ग्रीस और साइप्रस से रिश्ते गहरे कर चुका है, यानी यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में नए गुट बनते दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या यह आग सिर्फ बयानबाजी तक रहेगी या फिर मिडल ईस्ट में एक और बड़ा मोर्चा खुलने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ तुर्की और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल, व्यापार, हवाई सफर और वैश्विक राजनीति तक का झटका पहुंचा सकता है।